हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लॉडेड पर। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 में बात की गई है इक्वलिटी बिफोर लॉ की। ये क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट डेनी टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब जो स्टेट होगा वो किसी भी पर्सन को एक इंसान को वो बना नहीं कर सकता इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इसमें ये 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट है, 4 सॉरी। एक स्टेट, एक एनी पर्सन, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। The first expression, equality before law, is of English origin and the second expression has been taken from the American Constitution. Equality before law हमने लिया है English origin से and the second expression मतलब equal protection of the laws हमने लिया है American Constitution से. Both the expressions equality before the law and the equal protection of the law aim at establishing what is called equality of status in the प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे प्रीएम्बल में इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की बात की गई है। तो ये जो 2 टर्म्स हैं, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, तो ये हमारे इक्वलिटी ऑफ स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है प्रीएम्बल में। इसमें केस है इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, पतंजलि शास्त्री सीजे हैज राइटली ऑब्जर्व्ड दैट द सेकेंड एक्सप्रेशन इज corollary of the first, and it is difficult to imagine a situation in which the violation of the equal protection of the laws will not be the violation of the equality before the law. इसमें जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले ये कि नेगेटिव कंसेप्ट है, ऑल पर्सन शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली, नो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड। मतलब ये नेगेटिव बात करता है कि सब पर्सन्स को इक्वल ट्रीट करना चाहिए और कोई भी उनमें भेदभाव नहीं अलाउ किया जाएगा। इसके बाद Dr. Jennings observed, equality before the law means that among equals the law should be equal and should be equally administered, that like should be treated alike. Concept taken from the British concept of rule of law. ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट लिया गया है ये रूल ऑफ लॉ से लिया गया है। ब्रिटिश का ये कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ। द ओरिजिनेटर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ was Sir Edward Coke. ये जो कंसेप्ट दिया था ये सर एडवर्ड कोक ने दिया था। इट मीन्स दैट नो मैन इज अबव लॉ एंड ऑल्सो दैट एवरी पर्सन इज सब्जेक्ट टू द jurisdiction ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ लॉ irrespective ऑफ देयर पोजीशन एंड रैंक। इस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी आदमी में मतलब किन्हीं भी व्यक्तियों में कुछ भी भेदभाव नहीं हो सकता, चाहे वो कुछ भी पोजीशन में है, किसी भी रैंक में है, उनमें कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं अलाउड था। डाइसी रोड, एवरी ऑफिशियल फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर डाउन टू कांस्टेबल और अ कलेक्टर ऑफ टैक्सेस इज अंडर द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी एक्ट डन विदाउट ट्रिगर जुरिस्डिक्शन एज एनी अदर सिटीजन। इसके मुताबिक वही था कि जो भी कोई भी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी कलेक्टर ऑफ टैक्सेस का, वो सेम पोजीशन में देखे जाएंगे जब भी किसी क्राइम की बात आएगी। तो रूल ऑफ लॉ requires that no person shall be subjected to harsh, uncivilized or discriminatory treatment even when the subject is the securing of the paramount exigencies of law and order. According to Professor A.V. Dicey, for achieving rule of law, 3 principles postulates must be followed with are as follows. इसमें 3 concept है: supremacy of law, equality before law and predominance of legal spirit. Supremacy of law, absolute supremacy of law as opposed to arbitrary power of the government. In other words, a man may be punished for breach of law but he can be punished for nothing else. मतलब किसी मैन को पनिश किया जा सकता है अगर उसने कोई भी लॉ तोड़ा है, बट इसके अलावा उसे किसी भी चीज़ के लिए पनिश नहीं किया जा सकता। Equality before law, no one is above the law, everyone is bound to obey the same law. मतलब हर इंसान, हर व्यक्ति एक बराबर है, उन्हें सबको एक ही लॉ का पालन करना है। थर्ड पॉइंट है प्रोडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ऑर्डिनरी लॉज एंड रियल सोर्स ऑफ द राइट ऑफ इंडिविजुअल इज नॉट द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बट द रूल्स एज डिफाइंड एंड एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स। इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वो इंडिविजुअल्स की राइट्स नहीं है, बल्कि जो कोर्ट्स बताता है, जिन रूल्स को वो एनफोर्स करता है, वो है इंडिविजुअल के राइट्स। बट दिस कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया बिकॉज our written constitution is the supreme law of the land.
ये जो कंसेप्ट है ये इंडिया में लागू नहीं है, ये केवल बाहर के देशों में ही लागू था, बिकॉज हमारे जो लॉ है वो हमारा सुप्रीम लॉ है। देन अब इसमें बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। कंसेप्ट टेकन फ्रॉम 14th अमेंडमेंट ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कंसेप्ट लिया गया था वो 14th अमेंडमेंट जो हुआ था यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे लिया गया था। इट मीन्स दैट ऑल पर्सन सिमिलरली circumstanced shall be treated alike both in the privileges conferred and liabilities imposed by the law। ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। Like should be treated like, unlike should not be treated like, discrimination allowed but it should not be arbitrary and should be reasonable। इस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ में जो डिस्क्रिमिनेशन इसमें अलाउ किया गया, बट ये एकदम फेयर होना चाहिए एंड ये आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन। क्लासराइजेशन इज नॉट अलाउड। क्लासराइजेशन इज दैट which makes an improper discrimination by conferring particular privileges upon a class of persons arbitrarily selected from a large number of persons। इसमें क्लास लेजिस्लेशन अलाउ नहीं है। जो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए वो रीजनेबल फेयर होना चाहिए। अगर वो कहीं से भी आर्बिट्रेरी है तो वो डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं होगा। रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज अलाउड इफ बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मतलब इंटेलिजेंट रीजन फॉर क्लासिफिकेशन। Whether the discrimination is reasonable is upon judiciary to decide. The requirements are that it should have rational to be achieved and the rational to be achieved should be just। इसमें कुछ exceptions भी है। Exceptions to the rule of law। Rule of equality is not an absolute rule। The exceptions are equality before the law does not mean the powers of the private citizens are the same as the powers of the public officials। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये नहीं है कि कोई एक पर्सन है प्राइवेट सिटीजन और एक पर्सन है पब्लिक ऑफिशियल तो उनकी जो लिएबिलिटीज होगी, जो ड्यूटीज होगी वो सेम होगी। द रूल ऑफ लॉ डज नॉट प्रिवेंट सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन्स बीइंग सब्जेक्ट टू स्पेशल रूल्स। कुछ पर्सन्स के पास स्पेशल रूल्स होते हैं लॉ के, तो उसे भी ये नहीं रोक सकता है रूल ऑफ लॉ। देन ministers and other executive bodies are given very wide discretionary powers by statute। मिनिस्टर और अदर एग्जीक्यूटिव जो होते बॉडीज हैं उन्हें ज़्यादा पावर्स दी गई है हमारे लॉ के तहत। सर्टेन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी आर गवर्न बाय स्पेशल रूल्स इन देयर प्रोफेशंस, दैट इज लॉयर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड पुलिस। जो हमारी सोसाइटी के कुछ मेंबर्स हैं लाइक लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इन्हें कुछ अलग लॉ के तहत ट्रीट किया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कंटेन्स प्रोविजंस व्हिच अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस limit the effectiveness of Article 14। The new Article 31C added by the 42nd Amendment Act 1967 provides that law made by the state for implementing the directive principles contained in Clause B and Clause C of Article 39 cannot be challenged on the ground that they are violative of Article 14। इसमें ये बात बहुत फेमस है कि where Article 31C comes in, Article 14 goes out। If the President of India issues an order where a proclamation of emergency is in operation, enforcement of Article 14 may be suspended for the period during which the proclamation is in force। जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इमरजेंसी की घोषणा कर देता है पूरे भारत में, तो वहाँ भी आर्टिकल 14 सस्पेंड हो जाएगा जब तक कि इमरजेंसी का पीरियड रहेगा। Article 361 lays down that the President and the governors are exempted from any criminal proceeding during the tenure of their office। आर्टिकल 361 कहता है कि प्रेसिडेंट है या जो गवर्नर्स होते हैं वो तब तक उनका कार्यकाल रहता है तब तक वो किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में नहीं आ सकते हैं। अंडर इंटरनेशनल लॉ फॉरेन सॉवरेन एंड एम्बेसडर्स enjoy full immunity from any judiciary process। This is also available to enemy aliens for acts of war। Test of reasonable classification। Classification must not be arbitrary, artificial और evasive। Classification arbitrary नहीं होना चाहिए, artificial नहीं होना चाहिए और evasive नहीं होना चाहिए। Classification to be reasonable must fulfill the following two conditions। The classification must be founded on an intelligible differentia which distinguishes person or things that are grouped together from others left out of the group। The differentia must have a rational relation to the object sought to be achieved by the act। What is necessary is that there must be nexus between the basis of classification and the object of the act which makes the classification। Nexus means होता है relation होना चाहिए।
न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में। वैसे तो ये आर्टिकल 14 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस जो आर्टिकल 14 में बताया गया है उससे आपका क्या मतलब है। According to this doctrine, the content and reach of Article 14 cannot be determined on the basis of the doctrine of classification. इस प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस की जो डॉक्ट्रिन है इसके अकॉर्डिंग जो आर्टिकल 14 है वो इस बात में डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन पर। अकॉर्डिंग टू न्यू डॉक्ट्रिन, द डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन इज merely a judicial formula for determining whether the legislative or the executive action is arbitrary and therefore constitutes a denial of equality. इसमें केसेस हैं, DS नकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का केस है। क्लासिफिकेशन वाज मेड बिटवीन द पेंशनर्स हु रिटायर्ड बिफोर अ स्पेसिफिक डेट एंड दोज हु रिटायर्ड आफ्टर द डेट। सच क्लासिफिकेशन वाज आर्बिट्रेरी एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस में जो पेंशनर्स थे उनमें क्लासिफिकेशन किया गया कि जो इस पर्टिकुलर डेट के बाद रिटायर हुए हैं उन्हें तो पेंशन मिलेगी, बट जो इस पर्टिकुलर डेट से पहले रिटायर हो चुके हैं तो उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। तो ऐसे क्लासिफिकेशन को आर्बिट्रेरी ठहराया गया और आर्टिकल 14 के वायलेशन में बताया गया। मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983, Section 303 of the Indian Penal Code as unconstitutional on the ground that the classification between persons who commit murders whilst under the sentence of life imprisonment and those who commit murders whilst they were not under the sentence of life imprisonment for the purpose of making the sentence of death mandatory in the case of the former class and optional in the later class was not based on any rational principle. इसमें इंडियन पेनल कोड सेक्शन 303 की बात की को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया। इसमें क्लासिफिकेशन इस बात पर हुआ था कि जिन लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के चलते किसी का मर्डर कर देते हैं तो उसमें डेथ पेनल्टी मिलती ही मिलती है, और अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है और उसने किसी का मर्डर किया है तो उसमें एक ऑप्शनल हो जाता है कि उसे डेथ पेनल्टी मिल भी सकती है और नहीं भी, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया। इसको हम ये भी बता सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक्शन 303 प्रोवाइडेड फॉर मैंडेटरी डेथ पेनल्टी फॉर एनीवन हु कमिट्स मर्डर एंड इज ऑन लाइफ इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट डिक्लेयर आर्बिट्रेरी एंड नॉट बेस्ड ऑन एनी रेशनल प्रिंसिपल। इसे नेक्स्ट पे देखते हैं, एयर इंडिया वर्सेस नागेश मिर्जा। रेगुलेशन 46 provided that an air hostess would retire from the service of the corporation upon attaining the age of 35 years or on marriage if it took place within 4 years of service or on first pregnancy. इसमें रेगुलेशन निकाला गया कि जो ये एयर होस्टेस होगी वो रिटायर हो जाएगी एट द एज ऑफ 35 ईयर्स, या उसकी शादी हो जाती है, या वो अगर मतलब उसकी शादी हो जाती है जो फर्स्ट 4 ईयर्स है उसकी सर्विस के उसके दौरान या फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान। The condition that the service of air hostess would be terminated on first pregnancy was the most unreasonable and arbitrary provision and liable to struck down, violative of Article 14. The termination of service of air hostess in such circumstances is not a callous and cruel act, but an open insult to Indian womanhood, the most sacrosanct and cherished institution. तो इस रेगुलेशन को जो था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा के दिया गया। फिर इसमें केस है के नागराज वर्सेस स्टेट ऑफ AP का। अकॉर्डिंग टू AP पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑर्डिनेंस, द गवर्नमेंट रिड्यूस्ड द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फ्रॉम 58 to 55 years. There was no basis for reducing the age of retirement. The court held that the reduction of the age of retirement was not arbitrary and unreasonable and violation of Article 14, as it was taken by the government after due consideration and with the view to providing employment opportunities to younger sections of society. ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। इसमें है नो जुडिशियल रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, देन स्टेट लायबल टू पे कंपेंसेशन टू अ सिटीजन, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस MK Gupta. The court held that if loss or injury is caused to a citizen by the arbitrary actions of state employees, the state is liable to pay compensation to him. No functionary in exercise of statutory power can claim immunity except to the extent protected by the statute itself. अब मैं ये फटाफट पढ़ती चली जाऊंगी, आपको अगर देखना है तो आप एक बार पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल 14 में। रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 14 सेंटर
Central Island Water Transport Corporation Limited versus Brojanath, the Supreme Court has held that service rules empowering the government corporation to terminate services of paramount employees without giving reasons on 3 months notice or pay in lieu of notice period is violative of Article 14, being unconscionable, arbitrary, and unreasonable. It wholly ignores odi alteram partem, here the other party. Removal from service without compiling with rules and principles of natural justice. इसमें जहाँ तक आपको अगर आर्टिकल 14 लिखने के लिए आया तो आपको यहाँ तक ही लिखना है, क्योंकि ये आगे का जो भी मैं बता रही हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ मैंने नॉलेज के लिए ऐसे ही लिख लिया है. चलिए फटाफट देख लेते हैं. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भी आर्टिकल 14 में आता है. रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बहुत फेमस केस है. ये आपको और भी जगह पर आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 21 में ये देखने को मिल जाएगा. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जब भी इसकी बात हो ना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आपको एकदम रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की याद आनी चाहिए. Equal pay for equal work, though not a fundamental right, but it is clearly a constitutional goal under Articles 14, 16 and 39 subclause C of the Constitution. This right was therefore be enforced in cases of unequal scales of pay based on irrational base classification. Then एक point है ये, Section 18 of the Indian Succession Act 1925 violates Article 14, disqualifying persons having more than 2 children to be candidates in panchayat election, not violative of Article 14. Right of advocate to practice not fundamental but statutory. Subclassification of scheduled caste for reservation not permissible. Amalgamation of extremely backward class and backward class into one group amounts to treating unequals as equals in violative of Article 14. Prohibition of employment of women in hotels and bars serving liquor violates gender equality. Ban on sex selection not violative of Article 14. Disqualification of councillor of municipality on ground of suffering from leprosy. Classification is valid under Article 14. Class within class violates Article 14. Administrative discretion. Many a times the Act or statute, instead of making the classification itself, leaves this matter to the executive officers. In such cases, if the Act has laid down any principle or policy for the guidance of the exercise of discretion by the government in the matter of selection or making classification, then the statute conferring such power is not void as offending Article 14. But where there is no policy or principle laid down for the exercise of the discretion by executives under the Act, the court will declare the law invalid. D.K. Yadav versus JMA Industries. It has been held that there is no distinction between a quasi-judicial function and administrative function for the purpose of principles of natural justice. The aim of both is to arrive at a just decision, and if a rule of natural justice is calculated to secure justice, or to put it negatively, to prevent miscarriage of justice, it is difficult to see why it should be applicable only to quasi-judicial inquiry and not to administrative inquiry. National Legal Services Authority versus Union of India 2014 का केस है. Article 14 does not restrict the word person to males and females only. Hijras and transgenders are also included in the definition of person. ये एक बहुत important judgment थी. Navtej Singh versus Union of India 2018. LGBT individuals were legally allowed to engage in consensual intercourse, मतलब homosexuality allow कर दी गई थी 2018 में. Section 377 of the IPC was held to be violative of right to equality for same-sex couples. Indian Young Lawyers Association versus State of Kerala 2018 का केस. Supreme Court declared unconstitutional the Sabrimala temple's custom of prohibiting women in their menstruating years for entering the temple premises. इसमें जो वो एक वुमेन के menstruating periods होते हैं, ईयर होता है, तो उसके दौरान उनको सबरीमाला टेम्पल में एंट्री करने की इजाज़त नहीं थी, बट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया. एजुकेशन कैन बी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, नो इक्वलिटी इन इलीगैलिटी. तो चलिए फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 14 हमारा कंप्लीट हुआ आज. इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आर्टिकल 15. आई होप आपको समझ में आया होगा. आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी.
थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।